हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून है ना। और गुड आफ्टरनून के साथ जो है आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने कल के लेक्चर को देख लिया होगा, कल का लेक्चर जो है वो रिवाइज भी कर लिया होगा। और नहीं रिवाइज किया है तो उसको प्लीज़ रिवाइज कर लो, नहीं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा सा आगे का पोर्शन लेके चलेंगे। हम लोगों ने पोर्चुगीज़ भी पढ़ लिया है, डच भी पढ़ लिया है, थोड़ा सा हमने इंग्लिश के बारे में भी कल पढ़ा था, यानी कि ब्रिटिशर्स के बारे में भी हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो है आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा, है ना। एडवेंट ऑफ यूरोपियन अगर थोड़ा बहुत कंटिन्यू होता भी है तो उसको हम लोग कल थोड़ा सा खींच लेंगे, नहीं तो आज हो जाएगा वो, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, गुड आफ्टरनून बेटा। बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तुम लोगों को भी मालूम ही है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से बहुत ज़्यादा सवाल आता नहीं है। ठीक है, इसमें से सवाल वही आता है कि कब कौन आया, किसका फैक्ट्री कहाँ पे था। जितना मैं डीपली तुम लोग को पढ़ा रही हूँ ये तुम लोग को काम आ जाएगा। अगर पीएससी वगैरह भी दोगे ना तो तुम लोग को लिखने में काम आ जाएगा ये। ठीक है, इतना मैं पढ़ा दे रही हूँ तुम लोग को, क्योंकि 3 लेक्चर मैंने इसका फिक्स किया है, तो 3 लेक्चर में मैं तुम लोग को थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाऊंगी, तो थोड़ा सा तुम लोग को भी जो है सही रहेगा एग्जाम्स के लिए। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने डच पढ़ा था। ठीक है, डच कहाँ से आए थे? डच नीदरलैंड से आए थे, है ना। डच कहाँ से आए थे? नीदरलैंड से आए थे। और हमने थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में पढ़ लिया था, इंग्लिश यानी ब्रिटिशर के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा सा, कि भैया थॉमस रो आए, उसके बाद में सॉरी कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, उसके बाद थॉमस रो आए, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ब्रिटिशर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ये कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे, है ना। सबसे ज्यादा समय तक इन्हीं लोग रुके थे, ये भी मैंने बताया था। सबसे ज्यादा समय तक ये इन्हीं लोग रुके थे, जितने भी आए थे ना, सबसे ज्यादा टाइम तक इन्हीं लोग रुके थे। ठीक है, राधे राधे बेटा, राधे राधे और गुड आफ्टरनून, है ना। चलो ठीक है, सिलेबस मैं करवा दूंगी, मैंने बोला था ना सिलेबस करवा दूंगी। मुझे एडवेंट ऑफ यूरोपियन खत्म कर लेने दो, सिलेबस तुम लोग को मैं बता दूंगी क्या है सिलेबस। कोई उतना भारी भरकम इतना टेंशन सिलेबस को लेके क्यों ले रहे हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग सिलेबस में ना, अगर तुम डीएलएड के लिए पढ़ रहे हो तो 5-6 टॉपिक ऐड होंगे, बाकी सब जो सिलेबस तुम्हारा है ना, सिलेबस तो बहुत इजी चीज़ है बेटा, ये तो तुरंत तुमको नेट पे ही मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो। उसमें क्लास में टाइम को वो करने का कोई मतलब नहीं है ना। बाकी बोल रहे हो तो वो मैं करवा दूंगी, लेकिन मेरे को पहले पढ़ा लेने दो, क्योंकि एडवेंट ऑफ यूरोपियन का जो पोर्शन है उसको मुझे कवर करना है। उसको कवर करने के बाद मैं तुम लोग को क्लास के बीच में मैं सिलेबस नहीं करवाऊंगी, या तो मैं एंड में करवा दूंगी या तो मैं स्टार्टिंग में करवा दूंगी। ठीक है, आज या कल जब भी मुझे टाइम मिलेगा सिलेबस मैं करवा दूंगी। और पढ़ा तो मैं रही ही हूँ, वही पढ़ाऊंगी जो सिलेबस में है, तो इतना टेंशन लेने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेन्स का आगमन, यानी एडवेंट ऑफ डेन्स। डैनिश जो थे, डैनिश, ठीक है, हर हर महादेव बेटा। डैनिश जो थे वो इंडिया आए, फ्रेंच इंडिया आए। फ्रेंच कहाँ से आए? फ्रेंच कहाँ से आए थे? फ्रेंच आए थे फ्रांस से। डेन्स कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे डेनमार्क से। कहाँ से आए थे ये? डेनमार्क से भारत आए थे। ठीक है ना, डेनमार्क से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में इस टाइप से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। भारत में फ्रेंच की प्राथमिकताएं क्या थी? युद्ध और पतन कैसे हुआ फ्रेंच का, कोशिश करूंगी आज ही के लेक्चर में कवर हो जाए, है ना। और नहीं भी हुआ तो क्या ही फर्क पड़ता है, कल थोड़ा सा हम लोग जो है इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो अब बात आती है अराइवल ऑफ किसकी? अराइवल ऑफ ब्रिटिशर की। ठीक है, यहां पर भी ना मैं अराइवल लिख देती हूं, नहीं तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर एडवेंट लिखा रहता है तो लेक्चर को ढूंढने में दिक्कत होता है ना। मैं यहाँ पर भी अराइवल लिख देती हूँ, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, रिविजन किए होगे मेरे हिसाब से, तो नहीं किए हो तो कर लेना भाई, है ना। अराइवल ऑफ यूरोपियंस। चलो अब बढ़ते हैं आगे। वैसे तो हम डैनिश वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा अंग्रेजों के बारे में पढ़ लेते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कल मैंने बताया था। 1600 में क्या हुआ था? एक नदी के किनारे खड़े होके 4-5 लोगों ने बोला चलो यार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। बोला चलो ठीक है बनाते हैं। अब इनको रानी विक्टोरिया जो थी ना, रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया उस समय पे थी ब्रिटेन में। और डीएलएड को देखते हुए, हाँ डीएलएड को देखते हुए मैं तुम लोग को सिलेबस बता दूंगी जरूर। उसमें डीएलएड को देखते हुए मैं तुम लोगों को सिलेबस बता दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के जो थोड़े अलग हैं, वो मैं बता दूंगी। ठीक है, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ बेटा वो भी करवा देंगे। ठीक है, 1600 में ब्रिटिश। अब इधर ध्यान दो, अब कमेंट बंद कर दो अपना अपना सब। अब मैं कमेंट नहीं देखूंगी,
अब कोई कमेंट नहीं देखा जाएगा। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, मैंने कल ही बता दिया था, रिवीजन करवा रही हूं। 1608 में यहां पर जहांगीर के दरबार में आया कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को भेजा गया ब्रिटेन से कि जाओ भैया इनके यहाँ, है ना, जाके थोड़ा चिकनी चुपड़ी बातें करो। मैंने बताया था चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद में हरियाणा पुलिस का तो सेम है बेटा, जैसा सबका हिस्ट्री का सिलेबस है वैसा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीएलएड में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। चलो, तो बोला चलो जाओ थोड़ा सा चिकनी चुपड़ी बातें करके उससे जो है परमिशन ले लो फैक्ट्री बनाने के लिए। तो वही सोच के आया था ये विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में आया। मैंने बताया था कि उस समय पुर्तगालियों का भारत में बहुत ज्यादा दबदबा था, पुर्तगालियों का दबदबा उस समय पे था, और पुर्तगाली जो थे भारत में राज कर रहे थे। अब वो तो अंग्रेज लोग चाहेंगे नहीं कि पुर्तगाली वहां रहे, जैसे पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि वहां पर अरब लोग रहे। उन लोग भी जब आए थे तो अरब लोग थे, उन लोग को भगाने की कोशिश की थी पुर्तगालियों ने। सेम उसी तरीके से ब्रिटिशर भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पुर्तगाली रहें। ठीक है, कल थोड़ा शॉर्ट में मैंने तुमको समझाया था, उड़ा दिया था मैंने, आज उसको थोड़ा सा डीपली लेके चलो, है ना। तो जहांगीर जब दरबार में आया तो जहांगीर जो है जहांगीर के दरबार में जब ये आया, इसके बाद में इसने बोला कि हमको ना परमिशन चाहिए तुम्हारे यहाँ ट्रेडिंग करने का। तो जहांगीर बोला कि यहाँ पुर्तगाली लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तुम कैसे करोगे? तो बोले हम कर लेंगे, आप तो बस परमिशन दे दो। तो उधर पुर्तगाली लोग कान भर रहे थे जहांगीर का, है ना, बताया था मैंने, पुर्तगाली लोग कान भर रहे थे कि यार इनको मत देना परमिशन, ये बहुत खराब लोग हैं, हमको मालूम है। वो कैप्टन थॉमस रो को टाल दिया जहांगीर ने कि नहीं यार अभी तो नहीं दे पाएंगे हम परमिशन वर्मिशन तुमको, तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ पे रुक जाओ और रुक के तुम लोग यहाँ वहां काम कर लो। तो ध्यान रखना 1611 के टाइम पे इन लोगों ने मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। मसूलीपट्टनम में क्या करना शुरू कर दिया था? ट्रेडिंग 1611 में। पतन का मतलब बेटा, पतन का मतलब होता है डिक्लाइन। पतन का मतलब होता है कैसे वो खत्म हुआ। जैसे होता है ना, कोई बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ जाता है। ज्यादा घमंड में कोई अगर आ जाए कि मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया है, मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसको भी लगती है चोट कहीं ना कहीं, और फिर वो धीरे धीरे नीचे आता है। तो डिक्लाइन का मतलब, पतन का मतलब होता है फिर से उसका खत्म होना, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंच लोग जब इंडिया में थे, उन लोग शुरू में तो बहुत चौड़ में घूम रहे थे कि यार ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अंग्रेजों के सामने हार मान गए। लास्ट में उनका पतन हो गया, यानी डिक्लाइन हो गया। पहले बहुत अच्छे से उन लोग इंडिया में साम्राज्य विस्तार किए, उसके बाद उनका पतन हुआ, मतलब कि उन लोग का डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे उनको यहां से जाना पड़ा बोरिया बिस्तरा बांध के। अब यहां पे आ जाओ पुर्तगालियों ने भड़का दिया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, ये गए नहीं, पता है विलियम हॉकिंस के साथ में और भी जो लोग आए थे ना, वो गए नहीं, वो भारत में रह गए, और भारत में रह के मसूलीपट्टनम में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1611 के टाइम पे मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू कर दिया। मसूलीपट्टनम में मैं सन भी लिख देती हूँ, है ना। 1611 में देखो, ये 1608 में आया था ना विलियम हॉकिन, 1611 में मसूलीपट्टनम, ठीक है, पट्टनम में व्यापार की शुरुआत कर दी, ठीक है, शुरुआत की, स्टार्टेड ट्रेडिंग इन मसूलीपट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मसूलीपट्टनम, यहीं रह गए 1611 से। 1616 में इन लोगों ने एक फैक्ट्री बना दिया, टेम्पोररी फैक्ट्री था, मसूलीपट्टनम में काम तो चल ही रहा था, फैक्ट्री तो बना ही रहे थे, टेम्पोररी फैक्ट्री बना दिया था, वहां पे परमानेंट फैक्ट्री वो उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन इन लोगों का पहला परमानेंट फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश किया गया था ना, उसका अनुमति इनको 1613 में मिला था। 1613 में इन लोग को परमिशन मिला था पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का। मैंने कल बताया था, याद है कि सूरत वाला बैटल 1612 में सूरत का लड़ाई लड़ लिए थे ब्रिटिशर लोग पुर्तगालियों से। जब ब्रिटिशर लोगों को पता चला था ना कि पुर्तगाली लोग जो है वहां पर ब्रिटिशर लोगों के खिलाफ खड़े हैं और जा के जहांगीर को भड़का रहे हैं कि इनको जो है परमिशन मत देना, तो उन लोग जाके खुद ही लड़ लिए थे पुर्तगालियों से। ठीक है, मकसद इनका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटिंग ही था। हाँ, स्टार्टिंग में तो ट्रेडिंग कंपनी था ना,
कंपनी था। स्टार्टिंग में तो ट्रेडिंग ही मकसद था, बाद में जब देखे ना कि इंडिया में तो उतना कुछ सरकार वरकार तो यहाँ वैसी है नहीं जैसी हमारे ब्रिटेन में है, उतना किसी का दबदबा है नहीं, सब अलग अलग क्षेत्र हैं, नेशनल लेवल पर कोई बड़ा नेता यहाँ है नहीं, जैसे आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं नेशनल लेवल पे हैं वो, वैसा कुछ था नहीं, सब अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करते थे। रूलर जो रहते थे, मराठा एम्पायर, ये एम्पायर वो एम्पायर, अलग अलग एम्पायर थे, उन लोग ये सब देख लिए थे, पैसा खजाना सब देख लिए थे, तो उन लोग अपना मन बाद में बदल लिए थे, समझ रहे हो, है ना। तो स्टार्टिंग में तो ट्रेडिंग करने ही आए थे सब लोग। अच्छा, अब 1613 में 1612 में यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई, सूरत की लड़ाई, छोटा सा लड़ाई था, एग्जाम में नहीं पूछता है वो, तो मैं तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इन लोगों को परमिशन मिला कैसे, जब पहले मना कर दिए तो बाद में परमिशन क्यों दिए, मैं ये बता रही हूँ तुमको, ठीक है ना। बाद में परमिशन इसलिए मिला क्योंकि पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ लिए थे ये ब्रिटिशर लोग, बोले तुमको हम बताते हैं, आओ, जा जा के बड़ा कान भर रहे हो तुम, है ना। तो पुर्तगाली बोले ठीक है लड़ लेंगे। अब पुर्तगालियों को उतना तलवार वलवार चलाना आता नहीं था, उतना बंदूक बंदूक नहीं चलाने जानते थे, उतना उन लोग के पास बंदूक बंदूक था भी नहीं जितना इन लोग के पास में था। इन लोग बढ़िया यहाँ पे जो है इन लोग बढ़िया जो है यहाँ पे मस्त अपना लड़ाई वड़ाई लड़े। उसके बाद इम्प्रेस हो गया जहांगीर। जहांगीर बोला कि यार वाह क्या बात है। एक तो जब कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था ना 1608 में, उस टाइम पे जहांगीर के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके आया था वो। यूरोपियन लोग बहुत गिफ्ट लेके आते थे, बहुत गिफ्ट लेके आया था। तब जहांगीर थोड़ा सा मन से नरम हो गया था, लेकिन पुर्तगालियों के भड़काने के कारण नहीं दिया परमिशन। बाद में 1612 की लड़ाई के बाद में यहाँ पे जहांगीर भी इंप्रेस हो गया, बोला हाँ यार इनमें पावर तो है, ताकतवर तो है ये। और फिर जहांगीर ने 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का परमिशन इनको दे दिया। समझ गए। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आज का गुजरात है वो। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया प्राचीन कहती हूँ आधुनिक भारत के इतिहास के हिसाब से सूरत किस जगह पड़ता था, सूरत का क्षेत्र जो है वो किसके हिस्से में आता था, बोलना बॉम्बे राज्य के हिस्से में आता था। बॉम्बे नाम का एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र था, बहुत बड़ा सा राज्य था, उसके हिस्से में आता था। ठीक है है ना, बॉम्बे राज्य के हिस्से में आता था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ गए। तो परमिशन इनको मिल गया, खुश हो गए ये बेचारे, इतने समय से कोशिश कर रहे थे, फाइनली इनको परमिशन मिल ही गया, है ना। अब क्या होगा? अब 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा थॉमस रो। कौन पहुंचेगा? 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा थॉमस रो। समझ गए। थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचेगा और बोलेगा कि हमको जो है और ज्यादा चीजें करनी है यहाँ पे, है ना, हमको और ज्यादा चीजें करनी है। कैप्टन थॉमस रो वही पर्सन है जिसने 1612 में यहाँ पर हराया था पुर्तगालियों को, ठीक है, जिसने इंप्रेस किया था जहांगीर को, और फिर इन लोग को 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का मौका मिल गया। समझ गए। अब यहां पर थॉमस रो आता है, वो 1619 तक रुकता है, ठीक है ना, 1619 तक रुकता है। उसके बाद बहुत सारी ट्रीटीज करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत सारी ट्रीटी करने की कोशिश करता है। जहांगीर कहां से आया? मुगल पढ़ाऊंगी तब पढ़ना उसको, जहांगीर कहां से आया। जहांगीर तब इंडिया में ही था, जहांगीर के पूरे दादा परदादा सब इंडिया में थे, है ना। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, जहांगीर पूछ रहे हो, जहांगीर कहां से आया, हद है यार, क्या बोलूं मैं इसमें। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे इन लोग को चाहिए था फरमान। क्या चाहिए था इनको? फरमान चाहिए था। फरमान यानी कि भारत में, अंग्रेजों को क्या चाहिए था? फरमान चाहिए था। फरमान यानी कि भारत में व्यापार करने का अधिकार, वो भी बिना टैक्स चुकाए। अरे यार एक बात बताओ, फॉरेन से कोई आ रहा है इंडिया में, उसको व्यापार करना है। ट्रीटी का मतलब संधि होता है, समझौता, संधि, संधि या समझौता। ठीक है, भारत से कोई फॉरेन से कोई इंडिया आ रहा है, उसको व्यापार करना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना। बिना टैक्स दिए थोड़ी ना व्यापार कर लेंगे यहाँ पे, तो कर चुकाना पड़ता था। अब इन लोग, अंग्रेज लोग चाहते थे कि भैया ट्रीटी मीन्स वॉर नहीं होता बेटा, ट्रीटी मीन्स संधि होता है। संधि, वॉर के बाद जो समझौता होता है ना उसको ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, वॉर के बाद जो तुम्हारा संधि होता है, वॉर के बाद जो संधि होता है मतलब समझौता होता है कि चलो यार अब वॉर को खत्म कर देते हैं, उसको ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब फरमान की अगर हम लोग बात करें, बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि फरमान होता क्या है। बेटा फरमान होता है एक परमिशन, एक परमिट सिस्टम होता है फरमान। ठीक है, और ये जो फरमान है ना, ये इन लोग चाहते थे,
ठीक है। फरमान, तुम लोग कमेंट बहुत कर रहे हो लेकिन आज एक, ये कौन है यार, रहीम आलम मैम खुलकर ओपन नहीं पढ़ा रही हैं। हिस्ट्री पढ़ा रही हूं बेटा मैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो तुम यहाँ पे, जो तुमको यहाँ पर डायग्राम वायग्राम बना के मैं पढ़ाऊं, सेल का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तुम। तो ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना पढ़ो आराम से, तुम्हारा जो काम है वो एग्जाम में हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इधर ध्यान दो, कमेंट करते रहोगे तो तुमको मैं कितना भी डिटेल में पढ़ा दूं कुछ समझ में नहीं आएगा। कमेंट अब मैं बंद करवा दूंगी, सबसे बढ़िया, मैंने पहले ही बोला था कि जब मैं क्लास में पढ़ा रही होंगी तो कोई भी बीच में कमेंट नहीं करेगा, फिर भी सुन नहीं रहे हो, है ना। चलो, खुल के नहीं पढ़ा रही है, क्या खुल के क्या पढ़ाऊं इसमें, वही बताऊंगी ना कि एक्स्ट्रा अपने आप से जोड़ के भी बता दूं तुमको कि नहीं उसके दादा पोता भी इंडिया में आए थे, और दादा पोता जब आए थे तो लड़ाई हुआ था घर में खाना बनाने को लेकर उसकी बीवी से उसका झगड़ा होता था, ये बोलूं क्या, क्या ही कहूं। ठीक है, अच्छा चलो अब आ जाओ यहाँ पे, फरमान में आ जाओ। मुक्त व्यापार और टोल से छूट चाहते थे इन लोग बोले थे हम जो इंडिया में आए हैं हम व्यापार कर रहे हैं, हमको फरमान चाहिए। फरमान चाहिए तो क्या फरमान चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, हमको टैक्स नहीं देना है। ठीक है भैया, एकदम से थोड़ी मान जाएगा, बाद में बोला चलो ठीक है यार फरमान और मान दे देंगे तुमको। अब 1616 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में कारखाना बनाया गया। देखो यार, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में दक्षिण में पहला कारखाना कहां पर बनाया गया। दक्षिण में पहला कारखाना भारत में अंग्रेजों द्वारा कहां पर बनाया गया था, कहां पर बनाया गया था, मसूलीपट्टनम में। 1616 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पूर्व में कहा, पश्चिम में कहां पे किया गया था, सूरत में, पश्चिम में सूरत में, ठीक है, और दक्षिण में मसूलीपट्टनम में, समझ गए, है ना। दक्षिण में कहा, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम का क्षेत्र कहां पे है ये भी मैंने तुमको काफी अच्छे से बता दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना। अच्छा, इन लोग की नजर अब तक कहां पड़ चुकी थी, बंगाल में पड़ चुकी थी, समझ रहे हो, इन लोग की नजर कहां पड़ चुकी थी, बंगाल में इनकी नजर पड़ चुकी थी। इन लोग चाहते थे कि बंगाल वाले क्षेत्र में जो है हम लोग अब अपना कब्जा जमाए, बंगाल के क्षेत्र में कब्जा जमाना चाहते थे। बंगाल में नजर क्यों पड़ी थी इनकी बंगाल में इनकी नजर इसलिए पड़ी थी क्योंकि बंगाल के बारे में इन लोग को पता चल गया था कि वहां पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत होता है। बंगाल ना उस समय बहुत उपजाऊ एरिया था, इतना प्रोडक्शन होता था, इतना खेती किसानी बंगाल में होता था जितना पूरे भारत में कहीं नहीं होता था। ऊपर से बंगाल में अमीर अमीर जो शासक थे वो बहुत रहते थे। अब बंगाल में तरह तरह के चीजें उगाई जाती थी, तरह तरह की चीजों का उत्पादन होता था जिसको लेके जाया करते थे इन लोग, अंग्रेज लोग, जैसे केरला से लेके जाते थे, सेम बंगाल से भी लेके जाते थे। तो बंगाल पे इनकी नजर पड़ गई, बहुत मतलब एकदम बहुत फ्लोरिश्ड एरिया था बंगाल, और बंगाल इतना अच्छा एरिया था ना उस समय पे, इस चक्कर में बंगाल की पॉपुलेशन भी धड़ाधड़ बढ़ रही थी, हर किसी को बंगाल में रहना था, बंगाल की पॉपुलेशन एकदम धड़ाधड़ बढ़ रही थी। अंग्रेजों की भी नजर पड़ गई कि चलो यार बंगाल में हम लोग जो है ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे फरमान मांगेंगे, ठीक है क्या, समझ गए। लेकिन अंग्रेजों को ना थोड़ा सा दिक्कत होने लगा था, पता है क्यों, यहां पर ऑलरेडी इस समय पे तुम जब ये वाला टाइम पीरियड देखोगे ना 1616 1615, इस समय पुर्तगाली भी अपना जो बेस है उसको बना के रखे थे, ठीक है, समझ गए। जैसे कि ब्रिटिश का इंडिया आने का पर्पस क्या था। अच्छा, ब्रिटिश का इंडिया आने का पर्पस देखो ये था, पहले तो ट्रेडिंग था, ठीक है, पहले तो व्यापार था क्योंकि कंपनी था, ये कंपनी आया था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पहले तो व्यापार था। लेकिन आने के बाद जब इन्होंने देखा ना कि भारत में तरह तरह की बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे उनको फायदा हो सकता है, यहाँ पे वो शासन भी कर सकते हैं, तो ये बात उन लोगों ने पहुंचा दी, कहाँ पहुंचा दी, वहां विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के पास, कि मैडम रानी इंडिया में तो ऐसा बहुत कुछ है कि वहां पर हम लोग अपना शासन चला सकते हैं, वहां के लोग जो है ना, वहां के लोग बटे हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, नेशनल लेवल पर वहां कोई लीडर नहीं है, मुगल लोग भी राज चला रहे हैं, यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासक भी राज चला रहे हैं, अगर हम लोग अलग अलग जाके सबको मना लेना तो हमारा काम हो जाएगा। तो उधर रानी ने भी बोला ठीक है भैया, जैसा तुमको सही लगे वैसा करो। तो तुम याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ना लगभग 15-20 साल का परमिशन दिया गया था
क्या कहते हैं क्वीन विक्टोरिया के द्वारा कि 15-20 साल तक सिर्फ तुम ही राज करोगे वहां पर, ब्रिटेन की तरफ से, यूरोप की तरफ से सिर्फ तुम ही राज करोगे, तुमको हम एकाधिकार दे रहे हैं, समझे। तो 15-20 साल के लिए यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स को मिल गया था, क्या मिल गया था, फरमान, एक तरह से वहां से भी फरमान मिल गया कि हाँ जाओ भैया, तुम ही को एकाधिकार है ना। तो इन लोग बढ़िया मस्त एकदम बहुत कॉन्फिडेंस में इंडिया आए थे, और इंडिया में भी इन लोग को इनके ताकत की वजह से जगह जगह जो है फायदे मिल रहे थे, ठीक है। चलो अच्छा 1932 आ गया, इन लोग का बढ़िया व्यापार चल रहा था भारत में, इन लोग को कोई दिक्कत नहीं आया, समझ रहे हो, इन लोग को कोई दिक्कत भारत में आया नहीं। 1632 में गोलकोंडा में व्यापार करने के लिए इन लोग को गोल्डन फरमान मिल गया, गोलकोंडा वाले क्षेत्र में, है ना, गोलकोंडा वाले क्षेत्र में, यानी कि तुम आज अगर देखोगे तो आज का हैदराबाद वाला क्षेत्र, है ना, उस समय होता था ना हैदराबाद निजाम, हैदराबाद का निजाम होता था ना, निजाम ऑफ हैदराबाद, तो गोलकोंडा वाले क्षेत्र में भी इन लोगों को व्यापार करने का जो मौका है 1632 में मिल गया था, ठीक है। सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने इनको फरमान जारी कर दिया था। अब्दुल्ला कुतुब शाह जो था वो यहाँ पर सुल्तान था। सुल्तान कौन था 1632 में, 1632 में सुल्तान अगर पूछेगा, अरे यार, है ना, गोलकोंडा का सुल्तान, ये भी तो पूछ सकता है ना, अब्दुल्ला नाम था उसका, ठीक है, अब्दुल्ला, है ना क्या नाम था, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाह, ये भी याद रख लेना, इसने फरमान दिया था इन लोगों को, हर जगह पैर पसार रहे थे ये, हर जगह। अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी थी ना वहां पर, कुतुब शाही डायनेस्टी थी वहां पर, पता होगा, ये कुतुब शाही साम्राज्य का रूल था वहां पे। तो इन लोग वहां भी पहुंच गए थे कि हमको फरमान दो, हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। वो बोले चलो ठीक है कर लो, क्या ही जा रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो यहाँ पे, ठीक है। और पेमेंट कितना देना था इनको, पेमेंट देना था 500 पगोड़ा पर ईयर इनको 500 पगोड़ा देना था, ठीक है। और इन लोगों ने फ्रीली पोर्ट में पोर्ट को इस्तेमाल करने का हक जो है, अधिकार जो है वो पा लिया था। गोलकोंडा वाले इलाके में, गोलकोंडा के थोड़ा सा आगे तुम जाओगे तो वो वाले जो एरिया है वहां पर एक कोस्ट पड़ता था, एक तटीय क्षेत्र पड़ता था। पहले का क्षेत्र अलग था, अभी का हैदराबाद का जो क्षेत्र है वो काफी छोटा हो गया है, पहले का हैदराबाद का क्षेत्र काफी बड़ा था। थोड़ा सा आगे जाते तो तुमको तटीय क्षेत्र मिलता, वहां पे बंदरगाह मिलता, पूरा बंदरगाह का जो अधिग्रहण है इन लोगों ने कर लिया था, अंग्रेजों ने, समझे। गोलकोंडा क्षेत्र था बेटा, क्षेत्र, है ना, अधिग्रहण कर लिया था अंग्रेजों ने, और वहां पर बढ़िया इनका व्यापार चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था इनको, ठीक है। हाँ, गोलकोंडा हैदराबाद के अंडर आता है अभी फिलहाल, और उस समय भी, है ना, निजाम ऑफ हैदराबाद। खैर अभी का हैदराबाद काफी छोटा है, तब का हैदराबाद बहुत बड़ा था, ठीक है, तब का जो हैदराबाद वाला क्षेत्र था ना वो बहुत बड़ा था, अभी तो छोटा सा एक, मतलब पहले से काफी छोटा कर दिया है उसको। अब बात आती है पूर्वी भारत की। देखो साउथ में इन लोगों ने अपना काम कर लिया, है ना, आगरा में भी अपना फैक्ट्री बनाने लग गए थे, पता है इन लोग, पश्चिम में आगरा में भी अपना फैक्ट्री बनाने लगे थे। अब इनकी नजर पड़ेगी कहाँ, पूर्व में पड़ेगी, पूर्व में, पश्चिम बंगाल और बंगाल और उड़ीसा साइड में। मैंने बताया था ना बंगाल के बारे में, इन लोगों ने सुन रखा था कि वहां पर चीजों का खेती किसानी बहुत होता है, वहां पर बहुत अमीर लोग रहते हैं, वहां से पैसा लूटना बहुत आसान हो जाएगा, वहां पर कपास की खेती, नील की खेती, ये सब चीज की खेती बहुत होती है, चावल की खेती बहुत होती है। आज भी तुम देख लो पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। भारत का पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, देख लो तुम, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना यहां पर, है ना। तो पूर्वी भारत में इनकी नजर पड़ गई थी, लेकिन पूर्वी भारत में कहा, बालासोर में। बालासोर नाम का जो क्षेत्र था ना, ये ओडिशा वाला क्षेत्र है आज का, समझ रहे हो, आज का ओडिशा वाला क्षेत्र, ठीक है, आज का ओडिशा वाला क्षेत्र है ये बालासोर वाला क्षेत्र। वहां पे इनकी नजर पड़ गई थी, ओडिशा में पड़ता है बालासोर, वहां पर इन्होंने अपना फैक्ट्री सेटअप कर लिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं था। तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बारे में, ठीक है। उसमें से तुमको लगाना है पूरब में सबसे पहला फैक्ट्री इनका क्या था, कौन सा था, बालासोर था। पश्चिम में सबसे पहला फैक्ट्री इनका सूरत था, और पूरे भारत में भी सबसे पहला फैक्ट्री इनका सूरत था। दक्षिण में मसूलीपट्टनम था,
ठीक है। दक्षिण में, अरे यार अलार्म बज बज के तो मेरा कान खराब कर दिया है, समझ गए। तो ध्यान रखना, पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री इन्होंने बालासोर में स्टैब्लिश करी थी, जो कि आज के ओडिशा में पड़ता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा इंडिया इन लोग कवर करने लग गए थे। जा जाके इन लोग को फायदा क्या हो गया था जानते हो? फायदा ये हो गया था कि भारत में उस समय पे किसी एक शासक की बात नहीं सुनी जाती थी। जहांगीर लोग थे जरूर, है ना, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां आया, है ना, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, इन लोग थे नेशनल लेवल पर ही थे, इन लोग मुगल लोगों का ही रूल था। लेकिन मुगल से भी ज्यादा मराठा एम्पायर, हैदराबाद का निजाम, है ना, उसके बाद बंगाल में जो चलता था वहां पे क्या कहते हैं, बंगाल का जो एरिया था वहां पर जितने लोग थे ना, उन लोग भी अपना बढ़िया दबदबा रखते थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ जहांगीर और शाहजहां का पूरे भारत में चलता था। इसका अंग्रेजों को फायदा मिल गया था। क्या पता है, अंग्रेजों को पता चल गया था कि अलग अलग क्षेत्र में शासक है यहाँ। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक से ही परमिशन लेना पड़ेगा तभी काम होगा। हम अलग अलग क्षेत्र के शासकों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। तभी तो इन लोगों को फटाफट फरमान मिलने लगा था ना, देखो ना, फटाफट फरमान मिलने लगा था इनको, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। दिक्कत कब होता है? जब एक ही आदमी बैठा हो। अभी अगर इंडिया में किसी को काम करना है तो प्रधानमंत्री के पास के प्रधानमंत्री के ऑफिस से परमिशन लगेगा कि भैया ऐसी ऐसी बात है। कोई भी चीज अगर इंडिया में होगी, है ना ठीक है। हाँ बता दूंगी मैं डीएलएड का सिलेबस, ठीक है। चलो अभी इधर ध्यान दो, है ना। अच्छा हाँ मैं क्या बता रही थी, ठीक है। बहुत कमेंट करते हो यार तुम लोग, लेक्चर के बीच में अगर ऐसे कमेंट करोगे तो एक बात बताओ, तुम लोग को क्या पढ़ाऊंगी मैं और तुम लोग को क्या ही समझ में आएगा? जो मैं पढ़ा रही हूं उसको ना पढ़ के तुम लोग कभी सिलेबस के बारे में बोलते हो, कभी बोलते हो मैप को इस्तेमाल करो, कभी ये यूज करो, कभी वो यूज करो। मैं जो पढ़ा रही हूँ ना उसको पहले पढ़ लो। क्लास जब एंड होने वाला रहेगा ना, तुम लोग बता देना कि तुमको क्या क्या दिक्कत है, तो मैं सारे सॉर्ट आउट कर दूंगी। क्लास के बीच में ये करोगे ना तुम अगर, तो ना तो तुमको कुछ समझ में आएगा ना तो बाकी बच्चों को आएगा, और मेरे को इरिटेशन होने लगता है। फिर मेरे को समझ नहीं आता ना, मैंने क्या बोला और मेरे को क्या पढ़ाना है, मैं भूल जाती हूँ। और कमेंट नहीं देखो तो बोलते हो मेरा कमेंट नहीं देख रहे हो। कमेंट बंद करवा देती हूँ मैं, सबसे बेस्ट। तो पढ़ोगे आराम से। तुम लोग का दिमाग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है बेटा। दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो एग्जाम कैसे दोगे? पढ़ कुछ रहे हो, बात कुछ और चीज का कर रहे हो। जिसको पढ़ रहे हो वहीं पे रहो। जब इंसान पढ़िए, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बैच लिया है, इसमें लोग डीएलएड का बोलते हैं। तुम इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच लिए हो ना, तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। तुमको पढ़ा रही हूं ना मैं हिस्ट्री, डीएलएड के वालों को भी पढ़ा रही हूं ना मैं हिस्ट्री। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अपना क्लास करो, कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान दोगे तो 1 घंटा मिलता है बेटा, मुश्किल से मैं कह रही हूँ 50 मिनट, ठीक है ना। 50 मिनट में या तो पढ़ लो या तो कमेंट कर लो, तुम्हारी इच्छा है वो। मैं खड़े हो जाती हूँ, कमेंट ही करते रहो, मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, पैसा तुम्हारा बर्बाद होगा, फिर मुझे मत कहना, है ना, ठीक है। कमेंट मैं अब कल से बंद करवा दूंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है। मद्रास लीज पर और हुगली में व्यापार, अब क्या क्या मैंने पढ़ाया वो कुछ दिमाग में तो घुसा नहीं होगा, सब निकल गया होगा। इसीलिए बोलती हूँ जब थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो थ्योरी पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मत करो अभी, ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे हम। मद्रास लीज पर और हुगली में व्यापार करने की अनुमति भी इनको मिल गई थी। हुगली कौन सा क्षेत्र था? हुगली था बंगाल वाला क्षेत्र। हुगली बंगाल वाला क्षेत्र, बंगाल में हुगली पड़ता था। अभी भी हुगली नदी बंगाल में, देखे हो, हुगली रिवर बंगाल में है, ठीक है, ध्यान रखना। मद्रास लीज पर और हुगली में व्यापार करने की यहां पर परमिशन दी गई थी। यानी कि मद्रास में भी इन लोग व्यापार कर सकते थे, हुगली में भी व्यापार कर सकते थे। तो भारत में बचा कौन सा जगह था? कोई जगह नहीं बचा था। भारत का मैप को तुम खोल के देख लो, कोई जगह नहीं बचा था। पूरे भारत में यहां पर जो है क्या कहते हैं, इन लोग का कब्जा होने लगा था। सब जगह जा जाके इन लोग व्यापार करते थे, ठीक है, समझे।
ध्यान रखना। इसी चक्कर में व्यापार करते करते इन लोगों ने अपना दायरा इतना बढ़ा लिया कि इन लोग पूरे इंडिया में अपना रूल करने का सोच लिए और तुरंत वहां बता दिए ब्रिटेन में कि हम लोग ना पूरे इंडिया के अलग अलग जगह में अपना फैक्ट्री बना लिए हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिए हैं और हम लोग अलग अलग शासकों से परमिशन भी ले लिए हैं। अब वहां की रानी विक्टोरिया बोलती थी कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। रानी विक्टोरिया के साथ साथ वहां पर जो पार्लियामेंट में जो नेता लोग बैठते थे उन लोग भी बोलते थे ये बहुत बढ़िया हुआ यार। तब फिर कंपनी वाले उनको बोलते थे कि यहाँ पर हम लोगों को और कुछ सालों के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा, किसी दूसरे को आप यहाँ आने मत देना, हम लोग अकेले यहाँ पर व्यापार करेंगे। तो तब तक वहां से इन लोगों को आश्वासन दिया जाता था कि और कोई वहां नहीं आएगा, तुम आराम से व्यापार करो, तुम पूरे भारत को जो है अपने व्यापार करने के टेक्निक को जो है पूरे भारत में तुम लोग जो है इस्टेब्लिश कर दो और धीरे धीरे पूरा भारत तुम्हारे अंडर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग शासन चलाएंगे। यानी कि कुछ सालों के बाद में अंग्रेज जो थे वहां पर ब्रिटेन में, उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब हमको भारत में अपना कॉलोनी बनाना है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई, बाद में जब अंग्रेजों को मालूम चला कि ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो अंग्रेजों ने बोला, क्राउन ने बोला कि तुम लोग व्यापार करो, हम शासन चलाएंगे। तो धीरे धीरे तुम देखना 1857 की क्रांति जब पढ़ाऊंगी ना, 1857 की क्रांति के अगली ही साल 1858 में एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम के तहत कंपनी का पूरा पावर खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब कंपनी का कोई औचित्य नहीं रहेगा, कंपनी का पूरा शासन खत्म करते हैं और हम लोग सारी की सारी जो चीजें हैं वो खुद क्राउन के द्वारा लागू करेंगे, मतलब क्राउन के थ्रू अब हम लोग शासन चलाएंगे वहां पर। तो कंपनी को पूरा हटा दिया गया था। कंपनी एक जरिया था इंडिया में ट्रेडिंग करके चीजों को करने का, स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने ही आए थे, ठीक है। चलो, है ना। बात कर लो तुम लोग, कमेंट में बात कर लो, बढ़िया, इसीलिए तो आते हो। यूट्यूब कम पड़ जाता है ना कमेंट करने के लिए। बात करो आपस में मस्त। मैं एक काम करती हूँ, मैं खड़े हो जाती हूँ, तुम लोग बात करो। चलो, कितना बात करना है तुम लोग को, बैच के बारे में ही बात कर लो आराम से। मैं नहीं पढ़ाती, बढ़िया है ना, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन चल रहा है और मेरे को कमेंट दिख रहा है। बात ही कर लो आराम से, क्या है, नंबर एक्सचेंज कर लो, नंबर में लगा के बात कर लो एक दूसरे से। ऐसे कुछ नहीं होने वाला बेटा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ये तो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्या ही फायदा ऐसे पढ़ाने का तुम लोग को, जब तुम लोग को बात ही करना है आपस में तो बात ही कर लो फिर, और क्या। 1600 आज की क्लास में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किए हैं बच्चे लोग, सबसे ज्यादा आज की क्लास में डिस्टर्ब किए। तुम लोग एकदम ना चौथी पांचवी के बच्चे के जैसा बिहेव कर रहे हो, और मेरा जो कमेंट का स्क्रीन है वो जस्ट यहाँ लगा हुआ है, कंटिन्यू कमेंट कर रहे हो तुम लोग, एकदम चौथी पांचवी के बच्चे के जैसा कमेंट कर रहे हो लगातार, है ना। जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो और मुझे भी कर रहे हो, कंटिन्यू कमेंट चल रहा है, आज देख रही हूं मैं। और एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जो कोई मुझसे डाउट पूछ रहा हो, सब आपस में बात करने में लगे हुए हैं। बढ़िया है, करो बात, क्या बोलूं और। 1662 में आ जाओ, मैं पढ़ा के निकल लूंगी, देख लेना भाई अपना, है ना। 1662 में आ जाओ। पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज के रूप में दिया, ठीक है। क्यों दिया? क्योंकि अंग्रेज लोगों का दबदबा इस समय तक बढ़ चुका था, पुर्तगालियों को अंग्रेज लोग भगाना चाहते थे और फाइनली पुर्तगालियों को भी समझ में आ गया था कि क्या ही कहूँ यार, तुम लोगों को इतना डिटेल में पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, पता है। तुम लोग का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, मेरा दिमाग हो रहा है खराब अब। खैर चलो ठीक है ना। 1662 तक आते आते अंग्रेजों का दबदबा इंडिया में काफी बढ़ चुका था और उन लोग चाहते नहीं थे कि पुर्तगाली अब थोड़े भी दिन तक यहाँ पर बचें। अब उन लोग को पूरी तरीके से भगाना चाहते थे अंग्रेज लोग। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने बोला कि यार तुम लोग यहाँ से जा रहे हो कि नहीं जा रहे। तो पुर्तगाली बोले नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है, नहीं जाओगे तो फिर हम बताते हैं तुमको। तो बोले बताओ क्या बताओगे। बोले कि कुछ नहीं बताएंगे, एक काम करो चुपचाप चले जाओ, तुम लोगों के लिए तो और भी जगह है जहाँ पे तुम लोग जाके आराम से व्यापार कर सकते हो। तो पुर्तगालियों ने थोड़ा सा सोचा, बोला हाँ यार हम लोग कहीं और भी जाके आराम से व्यापार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे बैठे रहे। इससे अच्छा हम जो है अपनी बेटी का शादी इनसे करा देते हैं, है ना। चार्ल्स नाम का एक राजा था बॉम्बे वाले क्षेत्र में, चार्ल्स नाम का एक राजा था, ब्रिटिशर था वो।
और बॉम्बे वाला जो क्षेत्र था वो पुर्तगालियों का था। हमेशा कोई भी भारत में आता था वो तटीय क्षेत्रों को ज्यादा पकड़ता था, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो फ्रेंच हो। मैंने बताया था ना कि तटीय क्षेत्रों को इन लोग पहले कब्जा करते थे, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में इन लोग को बंदरगाह मिल जाता था, पोर्ट मिल जाता था, और पोर्ट मिल जाता था तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना आसान होता था, क्योंकि उस समय ट्रेन वगैरह तो इंडिया में था नहीं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके, दिक्कत होता था। तो बंदरगाह वाले क्षेत्रों में लोग कब्जा चाहते थे। तो अंग्रेजों की नजर बॉम्बे वाले राज्य में शुरू से थी, वहां पे बैठे थे पुर्तगाली। तो अंग्रेज उस समय तक काफी पावरफुल हो गए थे, लगभग भारत के हर हिस्से के जो शासक थे ना वो अंग्रेजों को मानने लग गए थे, समझ गए। तो हर जगह से उनको फरमान वगैरह, परमिट वगैरह मिल चुका था। पुर्तगालियों को लगने लगा यार हमारी शक्ति तो अब वैसे भी कम ही हो रही है, एक काम करते हैं, इन लोगों से दुश्मनी लेके कोई फायदा नहीं है, बॉम्बे वाला जो क्षेत्र है वो इनको दे देते हैं। लेकिन देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। बॉम्बे वाला क्षेत्र कैसे दिया गया? पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज में दी। कैसे दी? कैथरीन की शादी करवाई गई। एक पुर्तगाली शासक था, जिस शासक की बेटी थी कैथरीन, है ना, कैथरीन का ब्याह, ठीक है, कैथरीन का ब्याह करवाया गया। किससे करवाया गया? चार्ल्स से, चार्ल्स से, ठीक है ना, चार्ल्स से हुआ। और उसमें क्या मिला? दहेज मिला, ठीक है। किसको दहेज मिला? राजा को दहेज मिला, किंग चार्ल्स को दहेज मिला। कैथरीन मैरिड टू चार्ल्स, और उसके बदले में दहेज, पूरा का पूरा बॉम्बे राज्य दहेज में मिल गया। और ये तो एक बहाना था बॉम्बे राज्य को देने का, वैसे तो दहेज एक बहाना था कि बॉम्बे को हम छोड़ के जा रहे हैं, तो वो दे दिया गया, बढ़िया, सब बढ़िया रहा, है ना। अब फिर क्या हुआ? कुछ समय के बाद देखो, जहांगीर के बाद में औरंगजेब आया, जहांगीर के बारे में बाद में शाहजहां आया, है ना। उसके बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब जब आया तो औरंगजेब के टाइम पे भी अंग्रेज लोगों का दबदबा यहाँ पे था ही। औरंगजेब ने इनको शाही फरमान दे दिया। शाही फरमान में यह था कि इनको कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना था। सेम वैसा ही फरमान था जैसा हर कोई देता था, लेकिन कुछ फरमानों में अंग्रेजों को यहाँ पर जो है देना पड़ता था शुल्क वगैरह। कैसा शुल्क देते थे पता है? कुछ कुछ फरमान इनको ऐसा मिला था जिस फरमान के तहत इन लोग जहां पर प्रोडक्शन वगैरह करते थे ना, उस एरिया का किराया देना पड़ता था। कहीं कहीं पर यह होता था, किसी किसी फरमान के तहत, किसी किसी फरमान के तहत व्यापार में तो पूरा शुल्क को छूट दे देते थे, लेकिन जो प्रोडक्शन होता था उसको लेकर थोड़ा सा बोलते थे जो भी तुम लोगों ने उत्पादन किया है उसका कुछ हिस्सा हमको दे देना, कुछ तुम रख लेना, इस टाइप का रहता था। लेकिन ये वाला जो फरमान था ना, औरंगजेब वाला रॉयल फरमान था ये। इसमें उनको बोला ना तो तुमको सीमा शुल्क देना है, ना तो तुमको तुम जो उत्पादन कर रहे हो उसका हिस्सा देना है, तुम आराम से जो कर रहे हो वो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जहांगीर लोगों को लगने लगा था कि इन लोग आए हैं तो इंडिया में कुछ अच्छा करेंगे, है ना। देखो यार, जहांगीर लोग भी इंडिया के तो थे नहीं, उन लोग भी, उनके दादा परदादा लोग सब तो इधर उधर से आए थे, ठीक है, मुगल थे सब, है ना, शासन करने आए थे। उन लोग कितना ही सोचेंगे भारतीय लोगों के बारे में, ज्यादा थोड़ी सोचते थे। उन लोग को तो ये था ठीक है अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज अच्छा काम कर रहे हैं तो करने दो इनको, बढ़िया फैक्ट्री वैक्ट्री बनाने दो, हमको तो गिफ्ट मिल रहा है। गिफ्ट विफ्ट लेके आते थे अंग्रेज लोग, दे दो फरमान, क्या फर्क पड़ता है, जाएगा किसका? अंग्रेजों का जाएगा, सॉरी इंडियंस का जाएगा, है ना, हमें क्या है, ये सब होता था। इसके बाद इन लोगों की जब बंगाल पे नजर पड़ी थी ना, तो बंगाल में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी, समझ रहे हो ना। 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियार ने फरमान जारी किया था इन लोगों को, बंगाल की बात भी करेंगे। और ये वाला जो फरमान था इसको भी रॉयल फरमान कहते हैं। 1717 वाला फारूक सियार का जो फरमान था इसको भी रॉयल फरमान कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 1715 में एक आदमी आया था इंडिया में, ठीक है, जिसका नाम था जॉन सरमन। वो फारूक सियार के पास आया, ठीक है, और उसको 3 फरमान मिले। जॉन शर्मन नाम का जो व्यक्ति है वो आया, वो फारूक सियार के पास में आया 1715 में। कब आया? 1715 में। उसको फारूक सियार ने 3 फरमान दिए जो बहुत ही बेहतरीन फरमान थे, जिसमें कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में बढ़िया रूप से ट्रेडिंग करने का मौका मिल गया। 3 फरमान, पहले 3 फरमान उसने दिए थे 1915 में, जो 1615 में जो आया था,
1715 में जो आया था उसको, ठीक है ना। उसके तहत बंगाल गुजरात वाले क्षेत्र में अंग्रेजों को व्यापार करने का बढ़िया यहाँ पर मौका दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे इन लोगों को रॉयल फरमान दे दिया गया और बंगाल वाले क्षेत्र में जितना भी प्रोडक्शन होगा सब पे अंग्रेजों का अधिकार होगा, कोई इनको कर नहीं देना है। मतलब तुम समझ लो, बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, गोलकोंडा हो गया यानी हैदराबाद, मद्रास हो गया, ठीक है, बॉम्बे वाला क्षेत्र हो गया, बचा क्या इंडिया में? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा था। नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र था वो भी तुम असम वाला क्षेत्र देख लो, असम वाला क्षेत्र तुम देख लो, वो भी थोड़ा सा बंगाल के पास में पड़ता है, तो असम वाले क्षेत्र में भी इन लोग को काम करने का मिल गया था मौका, कोई दिक्कत नहीं था, मस्त काम चल रहा था इन लोग का, समझे। और इसीलिए 1717 तक आते आते, अभी तुम लोग को मैं जब कल पढ़ाऊंगी ना, बैटल जब पढ़ाऊंगी 1764 वाला, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि अंग्रेज लोगों का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, जब कल मैं बैटल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, समझ गए, है ना। अच्छा, कंपनी को दस्तक इशू करने का भी परमिशन दे दिया गया था। दस्तक एक तरह के पासेस हुआ करते थे, है ना, पासेस हुआ करते थे दस्तक, वो इशू करने का भी परमिशन मिल गया। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तुम लोग को, लग रहा होगा कि कितना कुछ है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा कुछ अपने दिमाग पे जोर मत डालो, बस इतना समझ लो कि कंपनी जब भारत आई थी तो कहां कहां पर इन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया था, और ये जान लो कि कंपनी को किसने किसने फरमान जारी किया था। बस इतना जान लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत है इतना, ठीक है। अब हम लोग देखो ब्रिटिशर का तो पढ़ चुके। फारूक सियार के बारे में कोई पूछ रहा था क्या मेरे से? फारूक सियार कौन था मैम? फारूक सियार, हाँ, ये मुगल एम्परर था बेटा, मुगल था ये। फारूक सियार जो था ना, ये मुगल था, मुगल बादशाह था। ये लिखा भी है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, मुगल बादशाह था ये, मुगल बादशाह फारूक सियार था, है ना, मुगल बादशाह, ठीक है। अच्छा, आए इन लोग बढ़िया इनका चल रहा था। अब 1717 के बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद में तुम्हारा बैटल आ जाएगा, और उस बीच अभी तो हम लोग आगमन देख रहे हैं सबका, तो आगमन देखते चलते हैं। आगमन इनका हो चुका, इन लोग पूरा जम गए, ब्रिटिशर लोग जम चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि डैनिश लोग कैसे आए थे। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में डेनमार्क से, ठीक है, डेनमार्क से जो आए थे, है ना। अंग्रेजों के बारे में तो तुमको अभी बहुत कुछ पढ़ना है। 1717 पे मैंने स्टॉप किया है क्योंकि आगे तुम्हारा बैटल वगैरह आएगा तो वो कल से अपन कवर करेंगे। अभी हम लोग आगमन पढ़ रहे हैं तो सबका आगमन पहले देख लेते हैं, कैसे कैसे आए थे, उसके बाद में अंग्रेजों को लेके आगे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। डेनमार्क से ये लोग इंडिया आए थे। डेनमार्क, डेनमार्क नाम का जो जगह है ना, ये तुमको यूरोप में मिलेगा। यूरोप का मैप खोल के देख लेना ज्योग्राफी की क्लास में एक बार, है ना। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना करी थी 1616 में। देख लो कब करी थी, मतलब सब धड़ाधड़ आ रहे थे, सब धड़ाधड़ आ रहे थे। रॉयल फरमान क्या होता है? रॉयल फरमान यानी फरमानों का पिताजी, फरमानों का पिताजी, यानी कि ऐसे तो इन लोग को फरमान जो है, फरमान का मतलब परमिशन जो है वो मिलता रहता था। अच्छा, जैसे तुम लोग को मैं आसान भाषा में फरमान समझाती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास बहुत बड़ा जमीन है, ठीक है, बहुत बड़ा जमीन है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उदाहरण। बहुत बड़ा जमीन है, अब तुम लोगों का पूरा ग्रुप आया और बोला मैडम हमारे पास ना पैसा तो बहुत है लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है काम करने के लिए। जिस भी जगह हम लोग जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हमको खाली जमीन चाहिए, कहीं हमको खाली जमीन मिल नहीं रहा है काम करने के लिए। मैं बोलूंगी मेरे पास खाली जमीन तो पड़ा है लेकिन उसके लिए तुमको कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है दे देंगे मैडम, हमारे पास पैसा तो बहुत है। मैं बोलूंगी ठीक है फिर ले लो, क्या दिक्कत है। तो मैं तुम लोग को अपना जमीन दे दूंगी और उस जमीन में मैं तुमसे बोलूंगी करो व्यापार। तो तुम फिर मेरे से पूछोगे कि मैम इतना पैसा देके जो हमने आपसे जमीन लिया है काम करने के लिए, तो इस जमीन में कोई और आके काम तो नहीं कर पाएगा ना? तो मैं बोलूंगी नहीं, ये मैंने तुमको फरमान जारी किया है, ये वाला जो छूट है ना ये सिर्फ तुम ही को है। कोई और अगर आएगा भी ना तो तुम उसको बोल देना कि पहले पैसा दो फिर काम करो। तुम अगर चाहो तो उससे तुम पैसा कमा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं तुमको उदाहरण दे रही हूँ, फरमान मैं तुमको बता रही हूँ। फरमान एक परमिशन होता था कि भैया तुमको ही दिया, स्पेशल होता था, ये स्पेशल लोगों को दिया जाता था। उस समय तक अंग्रेज लोग स्पेशल हो चुके थे, है ना, पुर्तगालियों से भी ज्यादा। अब देखो 1600 में कंपनी बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई, भारत में सूरत में फैक्ट्री 1613 में स्टैब्लिश कर दी। और उसके जस्ट बाद सूरत में फैक्ट्री जैसे ही उन्होंने बनाई, उसके जस्ट 2-3 साल के बाद में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई, समझ गए।
डेनमार्क वाली ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। अब इंडिया में तब तक किसका किसका राज चल रहा था? पुर्तगालियों का चल रहा था जो सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, डच भी भारत में ही थे, वो भी नहीं गए थे वापस, अंग्रेज भी भारत में थे। अब आए कौन? अब आ गए डेन्स, डेनमार्क वाले आ गए, इन लोग को भी यहाँ पे व्यापार करना था। मतलब पागल हो गए थे सब इंडिया के पीछे, समझे ना, एक एक करके सब आए थे। ठीक है, डेनमार्क वालों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की थी? अगर क्वेश्चन में आएगा तो लिख देना ट्रैंकूबार में। कहां पर की थी? ट्रैंकूबार में। ठीक है, ट्रैंकूबार कहां पर है अगर पूछा जाएगा तो? कहां पर है ट्रैंकूबार? किसी को पता है? मैं तुम लोग को ऑप्शन दूंगी तो बता पाओगे? हाँ, क्यों? ट्रैंकूबार कहां पे है? ट्रैंकूबार, चलो ऑप्शन नहीं देती मैं तुम लोग को लिख के बता देती हूं। तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु। उस समय तो मद्रास हुआ करता था, ट्रैंकूबार हुआ करता था। ठीक है, आज का तमिलनाडु, तमिलनाडु में ट्रैंकूबार में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करी थी। ठीक है क्या? इंग्लिश वाला उधर लिख देती हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, इंग्लिश हिंदी वाला यहां पर लिख देती, तमिलनाडु में। यानी कि डेनमार्क वाले भी तटीय क्षेत्र को चुने थे। तमिलनाडु तो तटीय क्षेत्र है ना, पहले तो मद्रास हुआ करता था, वो तटीय क्षेत्र था। और मद्रास में ऑलरेडी अंग्रेज लोग वहां पर आ चुके थे, अंग्रेज लोग भी अपना बेस बना रहे थे, तटीय क्षेत्र को ही लोग चुनते थे, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो ट्रैंकूबार याद रखना तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता था। ठीक है, उस समय मद्रास था ये। इन लोगों का लेकिन प्रमुख क्षेत्र जो था ना वो श्रीरामपुर था। इन लोग का, भले ही इन लोगों ने यहां पर अपना फैक्ट्री वैक्ट्री बनाया जरूर था डेनमार्क वालों ने, लेकिन इन लोगों का मेन जो बेस था, जैसे कि देखो हमारी जो भारत की सरकार है, भले ही वो पूरे भारत में अपना अलग अलग इंस्टीट्यूट, अपना अलग अलग चीजें सेटअप करती रहती है, लेकिन मेन बेस तो दिल्ली में है ना। तो डेनमार्क वाले जब इंडिया आए थे, उन लोगों का फैक्ट्री वगैरह तो बन रहा था, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र था उनका वो श्रीरामपुर था। अब श्रीरामपुर कहां पड़ता है? ये बंगाल में, कैलकाटा के पास है ना, कलकत्ता के पास। ठीक है ना, कलकत्ता के नजदीक। ठीक से लिख देती हूं यार, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। कलकत्ता, उस टाइम पे कलकत्ता कहते थे। ठीक है, कलकत्ता के नजदीक, आज कोलकाता कहते हैं, है ना। श्रीरामपुर नियर कैलकाटा, नियर कैलकाटा। अंग्रेज थे ना बेचारे, कोलकाता नहीं बोल पाते थे, कैलकाटा कैलकाटा करते थे। ठीक है, तो यहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया गया था और सेटलमेंट इनका श्रीरामपुर में था, बंगाल के पास में, कैलकाटा में, कैलकाटा के पास में। डैनिश फैक्ट्री अंग्रेजों को बाद में बेच दिया गया था 1845 में। 1845 तक आते आते ये लोग पूरा टूट चुके थे अंग्रेज लोग, इन लोग को बहुत ज्यादा वाई दे आर चूजिंग मद्रास बिकॉज दे इजिली ट्रांसपोर्ट थ्रू शिप। यस, बिल्कुल वही बात मैं बता रही हूं तुम लोग को स्टार्टिंग से कि लोग तटीय क्षेत्रों को ही क्यों चुनते थे, गुजरात को, सॉरी बॉम्बे राज्य को, गोवा को, फिर जो है केरला को, है ना, केरला को, मद्रास को क्यों चुनते थे, ओडिशा को, वेस्ट बंगाल को यानी बंगाल को, क्योंकि तटीय क्षेत्र थे ना, इसलिए चुनते थे। उन लोगों को ट्रेन वगैरह नहीं था, प्लेन वगैरह नहीं था, सामान कैसे ले जाएंगे, जल्दी से जल्दी सामान ले जाना है तो शिप में लेके जाएंगे, बंदरगाह मिल जाता था, इसलिए चुनते थे। ठीक है, और ध्यान रखना 1845 आते आते डेनमार्क वालों ने इंडिया छोड़ दिया था। डेनमार्क वालों के बारे में क्वेश्चन बस एक ही बना है आज तक, वो क्वेश्चन यही रहता है कि इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहां पर, इन्होंने अपना फैक्ट्री कहां पे बनाया था, बस। डेनमार्क वालों के बारे में कोई सवाल कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, तुम खुद देख लेना, भले प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, डेनमार्क वालों के बारे में सवाल नहीं बनता, एक ही बनता है कि इन लोग फैक्ट्री कहां पे बनाए थे। तो भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स तुमको बता दिए हैं, दिमाग में रखना इस चीज को, कभी अगर लिखित पेपर दोगे तो तुमको काम आएगा। बाकी फ्रेंच को कल कवर करेंगे और बैटल्स को भी कल ही कवर करेंगे, है ना। आज इतना ही रखते हैं, और आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। फ्रेंच के बारे में थोड़ा सा तुमको डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंच लोगों के साथ में वॉर वगैरह भी हुआ था। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, यूरोपियन पढ़ा है, ठीक है, ब्रिटिश पढ़ा है, ब्रिटिश के साथ साथ हमने डेन्स पढ़ा है। ठीक है, डेन्स आगे हम लोग देख लेंगे कल। ठीक है, हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और कल मैं बता रही हूँ, कोई भी कमेंट उल्टा पुल्टा नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो बेटा आजकल तैयारी करने वालों की कमी नहीं है और एग्जाम होते नहीं है, ये तुम्हें भी पता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।